देखिए भैया, ध्यान दीजिए। रिफ्रैक्शन थर्ड क्लास है आपकी, ध्यान दीजिए। ठीक है, जरा एक बारी मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोबारा से बताता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है भैया? ये मीडियम रेयर है या डेंसर है? मीडियम रेयर है या डेंसर है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता लगता है। वैसे ये रिलेटिव टर्म है। कैसी टर्म है ये? रिलेटिव टर्म। याद है ना रिलेटिव टर्म का मतलब? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई बंदा मोटा है तो उसको मोटा वही कह सकता है जो उससे पतला होता है। जो उससे मोटा होगा तो उससे मोटा कैसे कह पाएगा? ठीक है, तो ये ऐसी क्या होता है, तेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसका मतलब कम वाला क्या पाएगा उससे। ठीक है, तो ये रिलेटिव टर्म होती है। ठीक है, डायरेक्टली आप ऐसे नहीं बोल सकते कि तू रेयर है या तू डेंसर है, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, दूसरा, ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। यूनिटलेस क्वांटिटी है। और रिफ्रैक्टिवनेस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम होता है। ठीक है, जिसके पास यूनिट नहीं होता उसका डायमेंशन भी नहीं होता, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर म्यू अगर ज्यादा होगा किसी के रिस्पेक्ट में, मतलब ज्यादा मैं बोल रहा हूँ किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। ठीक है, म्यू अगर ज्यादा है तो इसका मतलब वो मीडियम क्या होगा? डेंसर होगा। क्या होगा? डेंसर होगा। और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? कम हो जाती है। वेवलेंथ कम हो जाती है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? कम हो जाता है। और फ्रीक्वेंसी क्या रहती है लेकिन? कांस्टेंट। और अगर म्यू कम है तो कम भी मैं किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में बोलूंगा। ठीक है, तो वो मीडियम कैसा है? रेयरर है। रेयरर है। ठीक है, वहां पर लाइट की स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। वेवलेंथ बढ़ जाएगी। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है। फिर मैंने बताया था टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप की बात करूं तो हमारे पास दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। पहला है एब्सोल्यूट। क्या है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि आपका जो फर्स्ट मीडियम होता है वो क्या होता है? एयर होता है। क्या होता है? या वैक्यूम। एयर या वैक्यूम। ठीक है, और सेकंड मीडियम जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। म्यू एम लिख दो उसको, एनी मीडियम। तो लाइट ये आ रही है एयर से, कहाँ आ रही है? दूसरे मीडियम में। इसका क्या है? म्यू एम है। तो जब लाइट यहां से यहाँ पे आएगी, ये नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल। ये नॉर्मल लाइट आ रही है और इस लाइट का क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हो गया, एंगल आई, और ये क्या हुआ? आर हो गया। तो लाइट आ रही है पहले से, कहाँ आ रही है? दूसरे मीडियम में। ठीक है, यानी उस मीडियम में आ रही है कहां से? एयर के अंदर से। कहां से? तो म्यू एम अपॉन में एयर का क्या होता है? 1। तो ये क्या हुआ? म्यू एम के बराबर आता है। एम कुछ भी हो सकता है, एम कोई भी मीडियम हो सकता है। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है उसी मीडियम के बराबर क्या आ रहा है जिस मीडियम में वो जा रही है। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, यानी पहला मीडियम अगर आपका एयर हो, पहला मीडियम आपका एयर या वैक्यूम हो, और वो दूसरे मीडियम में लाइट जाए, उस मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाए, तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वैक्यूम के कंपैरिजन में उस मीडियम का, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं इसे? एब्सोल्यूट। उसके बाद फिर आते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पर जो आपका फर्स्ट मीडियम होता है वो मीडियम नंबर फर्स्ट होता है। म्यू1 लिख दो उसको। हाँ, म्यू1 तो है। फर्स्ट मीडियम क्या होता है? मीडियम नंबर फर्स्ट होता है। और सेकंड मीडियम क्या होता है? मीडियम नंबर सेकंड होता है। यहां पर कोई भी मीडियम एयर नहीं होता। ठीक है, तो लाइट आती है, ये एंगल आई है और ये एंगल क्या? आर है। लाइट ऐसे है ना? तो लाइट यहाँ पे आ रही है इस मीडियम से इस मीडियम में, तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव 1 से 2 में आ रही है। 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू एम सेकंड, और ये क्या है? म्यू एम फर्स्ट। इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। देखिए अगर इस ये वेरी कर दो, इस ये क्या करो, अगर ये वेरिएबल हो तो ये भी क्या होगा, वेरिएबल रहेगा। मतलब अगर आप फर्स्ट मीडियम डायमंड ले लो, डायमंड के लिए फर्स्ट मीडियम कोई सा रखो, बदलते जाओ, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, बदलता जाएगा। ठीक है, उसका जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लो मैंने पहला मीडियम क्या रखा, वाटर रखा, तो वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर डायमंड का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कुछ और है। पहला मीडियम क्या रख दो, वही भी रख दो, दूसरा रख दो, बदलते जाओ। तो आपको बता दूं, वाटर डायमंड का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बदलता जाएगा। दूसरे मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है पहले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। समझ गया, चलो तो ध्यान रखना, अगर ये वेरिएबल है, पहला मीडियम वेरिएबल है, तो दूसरे जो इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा इस वाले मीडियम का जो कि है, वो भी क्या होगा, वेरिएबल रहेगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है भैया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है, आसान से टॉपिक। ठीक है, क्या कहता है भैया, ये इंटरफेस है। इंटरफेस वो लाइन होती है जो दो मीडियम को आपस में क्या करती है, सेपरेट करती है। इसके मीडियम का, ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू1। अच्छा म्यू1 बोल रहा हूं मीडियम का, तो ये एब्सोल्यूट है, क्या ये किसी के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा। जब किसी के रिस्पेक्ट में बात नहीं होगी, इसका मतलब पहला मीडियम क्या, वैक्यूम है, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं। और दूसरे का एब्सोल्यूट कितना है, म्यू2 है। ये है नॉर्मल, लाइट ऐसे आई, एंगल आई बना, और ये एंगल आर बन गया। मैंने यहां पर एक मिरर रख दिया, मिरर, प्लेन मिरर, और ये परपेंडिकुलर था इसके, तो लाइट ऐसे आ रही थी ना, ऐसे आ रही थी, लाइट इसी पाथ को रिट्रेस करते हुए वापसी चली जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये देखिए, जब लाइट का रिफ्रैक्शन, मैं उस रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं जो एक से कहां पे हुआ, दो में हुआ, एक से दो में हुआ, तो लाइट कहां से आई होगी, एक से दो में। उसको क्या देंगे, म्यू2 अपॉन में म्यू1, या साइन आई अपॉन में। ये जब लाइट एक पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही थी, तो एक से दो में आई है ना, उसको लिख दिया म्यू2 अपॉन में म्यू1। और आप अगर स्नेल्स लॉ के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, साइन आई अपॉन में। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, रिफ्रैक्शन दो से कहा हुआ दोबारा, जब लाइट, अरे यार क्या लिखा, रिफ्रैक्शन सेकंड वाला, जब लाइट कहां से मिरर से रिफ्लेक्ट होकर दो से कहां चलेगी, एक में, तो लाइट उस वक्त कहां से आई, दो से एक में आई। उसको क्या लिखोगे, म्यू1 अपॉन में म्यू2। अब साइन आई क्या होगा, जब रिफ्रैक्शन दो से एक में हो रहा था, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ, जब दो से एक में हो रहा था लाइट, जब लाइट दो से एक में जा रही थी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, ये हो गया, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, ये हो गया। समझ गया, तो इस बार क्या होगा, साइन आर अपॉन में साइन। ठीक है, ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, और ये होगी आपकी ऑन मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हुआ, 1 2 इंटू में 2 1 इक्वल्स टू क्या हुआ, म्यू2 अपॉन में म्यू1, और म्यू1 अपॉन में म्यू2, या नॉर्मली आप इसको साइन आई अपॉन में साइन आर, और साइन आर अपॉन में, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया ना, तो क्या हुआ, म्यू1 2 और म्यू2 1 इक्वल्स में क्या आ गया। मतलब लाइट एक से दो में जाए और दो से एक में आए, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। कहने का मतलब इसका यूज कहां पे होता है, तो भैया देखिए, अगर आपका म्यू1 2 4 है, देन म्यू2 1 क्या होना चाहिए, 1/4, क्योंकि आपको पता है दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। दोनों का एक से दो, दो से एक का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, अगर 1 आ रहा है, तो म्यू1 2 अगर आपका 4 है, तो म्यू2 1 क्या होगा, 1/4 होगा। ठीक है भैया, अगला टॉपिक आ रहा है भैया, लेटरल शिफ्टिंग।
ये आपने 10th क्लास में इसका डायग्राम देखा होगा जरूर। एक स्लैब होगा, लेटरल शिफ्टिंग, ठीक है भैया। अब होता क्या भैया, ये स्लैब है आपकी, ये रही आपकी स्लैब, रेक्टेंगुलर स्लैब है। इसकी जो आर्म की लेंथ है वो है आपकी टी, जहां से रिफ्लेक्शन होगा। केवल मेरे को इससे काम है, तो इसलिए इसी का मैंने डायमेंशन लिख रखा है, जो कि क्या है, टी है। यहां पर एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ठीक है। और यहां से एक लाइट आ रही है इंसिडेंट रे, ऐसे ऐसे। अब आपको पता लाइट कहां से आ रही है, रियर से डेंसर मीडियम में आ रही है। कहां आ रही है, रियर से डेंसर में आ रही है। तो आपको पता भी है ये एंगल क्या होगा, आई होगा। क्या होगा, तो अगर मान लीजिए मीडियम नहीं चेंज होता, मीडियम नहीं चेंज होता, तो ये लाइट कैसे आती, ऐसे, ऐसे निकल जाती है ना, अगर मीडियम नहीं चेंज होता। लेकिन अपने को पता है मीडियम तो चेंज हो गया इसका, तो अब ये लाइट ऐसे ना जा करके बैंड जाएगी थोड़ी नॉर्मल, और यहां से जाएगी, ये है नॉर्मल आपका। और उसके बाद फिर क्या हुई, बाहर निकल गई। अभी क्या, ऊपर से कहाँ आ रही है, रेयर से डेंसर, फिर बाहर जा कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर। और जब डेंसर से रेयर जाएगी तो क्या होगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ठीक है, ठीक है। ये अगर मान लीजिए लाइट, अगर इसने पाथ अपना चेंज नहीं किया होता, तो ये वाला एंगल क्या होता, क्या लिखो, तो थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ नॉर्मल को। ठीक है, तो ये पूरा एंगल कितना होता, अगर ये जो रे है वो ऐसे निकल जाती और नॉर्मल ऐसे रहता, तो एंगल आई था, तो ये कितना होता, आई होता ना। अबे आर कौन कह रहा है भाई, पागल है क्या, आर, ये आई होता पूरा का पूरा। अगर लाइट का मीडियम नहीं चेंज होता, तो ये क्या होता, आई होता पूरा का पूरा, है ना। लेकिन हमें पता है लाइट इतना क्या हुई, मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट ने क्या किया, यहां पर आ गई। ये जो रे ऐसे जा रही थी, वो मीडियम चेंज होने की वजह से इस रास्ते की बजाय यहां पर आ गई। तो इसे कहते हैं डेविएशन। क्या कहते हैं इसे, डेविएशन। और ये एंगल क्या होता है, आर। क्या होता है, जो नॉर्मल के साथ बनता है, आर हो गया। ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी। हमें निकालना क्या, लेटरल शिफ्टिंग। क्या निकालना है, तो होता क्या है, इसे जो लाइट डेंसर मीडियम से बाहर निकलती है, ये डेंसर मीडियम था, इससे बाहर ये निकली ना, तो इसे कहते हैं एमरजेंट रे। क्या कहते हैं, जो लाइट रे डेंसर मीडियम से बाहर निकलती है, एमर्ज आउट होती है, उसे कहते हैं एमरजेंट रे, एमरजेंट। और ये कौन सी रे है, इंसिडेंट। क्या है ये, इंसिडेंट। अब इसी एमरजेंट और इंसिडेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर सेपरेशन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, लेटरल शिफ्टिंग। क्या कहते हैं इसे, तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये, इसी को हम क्या बोलेंगे भैया, लेटरल शिफ्टिंग। डेल्टा एल से लिखते हैं, डेल्टा एल क्या, लेटरल शिफ्टिंग। ठीक है भैया, ए बी सी, और ये क्या दे दिए भैया, नाम लिख दिया डी। अच्छा, यहां पर एक समस्या है, मुझे डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, यहां पर एक चीज और बता दूं, ठीक है, टी है थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है भैया। अच्छा, डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। इतनी आपकी इंसिडेंट रे क्या हुई, डेविएट हुई मीडियम चेंज होने की वजह से। अच्छा, यहां पर आपका देखिए, अगर मैं देखूं तो ये आई है ना, तो ये आई किसके बराबर है, आर
आर और डेल्टा के सम के, बोला हाँ। ये जो आई होगा, तो हियर आई किसके बराबर होगा, आर प्लस डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, आई माइनस आर। समझ गया। मुझे यहां से यहां तक की दूरी पता है, क्या है ये, टी है, पता है ना। यहां से यहां तक की दूरी मुझे पता है कितनी है, ये टी है। अब देखिए मुझे डेल्टा आर तक पहुंचना है, यहां तक जाना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है। इसका बेस मुझे पता है कितना है, टी। इसका एंगल मुझे पता है कितना है, आर। तो इसका हाइपोटेन्यूज मैंने निकाल लिया, निकाल लिया। जब इसका हाइपोटेन्यूज पता लग गया तो मैंने क्या किया, इसका एंगल मुझे पता है कितना है, डेल्टा। कितना एंगल, डेल्टा की वैल्यू अपने को पता ही है, आई माइनस आर। तो इसका एंगल पता है, इसका हाइपोटेन्यूज पता है, इसका क्या निकाल लूंगा, परपेंडिकुलर निकाल लूंगा। चलो भैया देखते हैं, तो नाम देते हैं भैया, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ये राइट एंगल ट्राइंगल ना, ए बी सी। एबीसी में अगर आप देखोगे तो आपको बेस दिया हुआ है, आपको निकालना है, बेस दे रखा है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि आपको यहां तक पहुंचना है। तो इस ट्राइंगल में तो बस केवल एंगल दे रखा है ना, ये वाला, ये एंगल दे रखा है, और तो कुछ दे ही नहीं रखा। तो ये कैसे निकलेगा, तो हमने क्या किया, इस ट्राइंगल का बेस दे रखा है, एंगल दे रखा है, क्या निकाल लिया, हाइपोटेन्यूज। इसका हाइपोटेन्यूज और इसका हाइपोटेन्यूज क्या भी है, सेम है, तो वहां पे चलेगा। तो भैया कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। थीटा क्या है भैया, आई नहीं है, आर है। देखो ना थीटा क्या है, आर। बेस क्या है इसका, टी है। और हाइपोटेन्यूज क्या है भैया, एसी है, जो कि मुझे पता नहीं है। तो एसी की वैल्यू क्या होगी, टी अपॉन में कॉस, ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है। इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है भैया, ए डी सी। एडीसी में लिखे, एडीसी में अगर मैं देखूं तो भैया अपने को हाइपोटेन्यूज से क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। क्या यूज करूंगा, साइन थीटा। क्या होता है, परपेंडिकुलर कौन में, हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या है भैया, डेल्टा इसका, थीटा तो डेल्टा है ना। परपेंडिकुलर क्या है भैया, डेल्टा है, जो कि अपने को पता नहीं है। और हाइपोटेनियस क्या है भैया, एसी। तो भैया क्या होगा, एसी किसके बराबर आएगा, हाँ, एसी किसके बराबर आएगा भैया, अरे सही किया ना। हाँ ठीक, एसी की, एसी निकालना है, डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है ना, एसी निकालना है। एसी तो पता है ना, डेल्टा एल क्या होगा, एसी साइन डेल्टा। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एसी की वैल्यू क्या है, टी अपॉन में कॉस आर, और साइन डेल्टा की यहां पे क्या आएगा, आई माइनस आर। ये हो गया आपका लेटरल शिफ्टिंग डेल्टा है, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर आता अगला टॉपिक भैया, ये आता भी नहीं ड्राइव करने के लिए, ना के बराबर है, इसके चांस आने की। जिसका तो तेरा, तू अब तक तूने बचपन से बड़ा हो गया, अगर घर वालों को कभी फिजिक्स अप्लाई करते देखा तूने, नहीं देखा ना। तो ऐसा तो किसी का भी काम कोई नहीं होता वो, नहीं तो उसमें थोड़ी, तेरी मम्मी को थोड़ा ना पता फिजिक्स लग रही है, नहीं कुछ नहीं पता उसमें। ठीक है भैया, नहीं लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको दिमाग शार्प करने के लिए और बड़े लेवल पे चीजों को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब ब्रिज बनाएगा तो अपनी मम्मी के चप्पल फेंकने के तरीके से थोड़ा बनाएगा। ठीक है भैया, चलो अगला टॉपिक है भैया, रिफ्रैक्शन थ्रू द, रिफ्रैक्शन थ्रू दी मल्टीपल मीडियम। आपको मल्टीपल मीडियम से क्या क्या निकालनी है, रिफ्रैक्शन। अनुज आगे आजा, इधर बैठ गया, मैंने देखा तेरे को बुलाया, जाएगा आखिरी बार बोलूँ दोबारा, अरे तू इधर बैठ।
रिफ्रैक्शन थ्रू दी मल्टीपल सरफेस। और ये ध्यान रखना कि ये यहाँ पर मल्टीपल मीडियम है और सारे मीडियम की सरफेस क्या होनी चाहिए, इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, वो लाइन जो दो मीडियम को क्या करे, सेपरेट करे। यहाँ पर सारी लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, तभी ये आपका वैलिड रहेगा, नहीं तो नहीं वैलिड हो सकता ये। ठीक है, ये पहली दिया, ये आपकी पहली सरफेस। ये लाइन जो है वो ऊपर के मीडियम और नीचे के मीडियम को क्या कर रही है, अलग कर रही है, तो उसको इंटरफेस कहते हैं, जहां पर दो मीडियम मिलते हो। पहली लाइन है, ये अगला मीडियम है, मतलब ये लाइन दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट कर रही है। अरे यार, ठीक है, और ये लाइन दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट कर रही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है, यहाँ का μ2, यहाँ का μ3, यहाँ का μ1। वापस वहीं पे आ गया, जहां से चले थे वहीं पे वापसी आ गए। ठीक है भैया, ये सरफेस S1, ये सरफेस S2 और ये सरफेस S3, ये सरफेस मीडियम को सेपरेट करती है, इनको इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हेयर ये वैलिड जब ही रहेगा जब S1 पैरेलल टू S2 पैरेलल टू S3 होना चाहिए। ठीक है, ये सरफेस कौन सी सरफेस है, तो S1 और S2 और S3, इसको कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस जो दो मीडियम को क्या करें, जो दो मीडियम को ऐसे लिखते हैं, जो दो मीडियम को वो सेपरेट करें, उसे कहते हैं भैया इंटरफेस। ठीक है, अब देखिए यहां पर तीन लाइन खींच रखी है ना, एक रे आई, ऐसे आई, यहां पर गई, मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज हुआ तो लाइट का पाथ भी क्या होगा, चेंज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है ना, तो पाथ चेंज हो गया। मान लीजिए पाथ इसका ऐसे होगा, ठीक है, फिर यहां पर मीडियम चेंज हुआ तो फिर पाथ क्या हुआ, हो सकता है ऐसे हो, फिर मीडियम चेंज हुआ तो पाथ क्या हो गया, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से, मतलब इस लाइट का तीन बार रिफ्रैक्शन हुआ है ना। एक तो एक आप देखिए, नॉर्मल बना देता हूं मैं, यहाँ का नॉर्मल ये रहा, यहाँ पे पहला रिफ्लेक्शन हुआ, फिर दूसरा नॉर्मल ये रहा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, फिर तीसरा नॉर्मल ये रहा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ। ये एंगल क्या है भैया, अब देखिएगा, I1, ये क्या है R1, ये एंगल क्या है I2, ये क्या है, ये एंगल क्या है, और ये क्या है R। ए पॉइंट है जहां पे पहला रिफ्लेक्शन हुआ, बी पॉइंट जहां पे दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ, सी पॉइंट जहां पर तीसरा रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, अब देखिए भैया, लाइट इस तरीके से आ रही है, फिर बाहर निकल गई, ये तीनों सरफेस पर। अच्छा एक बात और बता दूं आपको मैं, ठीक है, यहाँ पे अब चाहे मैथमेटिकली आप देख लो या नॉर्मली आप देख सकते हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। मैथमेटिक्स बता रही है दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। ये लाइन सीधी आ रही है तो एंगल कौन सा है, ऑल्टरनेट एंगल है। ये भी एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा। लेकिन ऐसे आपको याद नहीं रखना हो ना, आपको ऐसे लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दो इंटरफेस सरफेस जो दो सरफेस है वो एक दूसरे के पैरेलल है तो सेम मीडियम में सेम एंगल बनेगा। सेम मीडियम में, तो भैया जो भी जिनका भी मीडियम सेम है उनका एंगल क्या होगा, सेम रहेगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये सरफेस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। यहां पर देखना, हियर किसके बराबर होगा, एंगल I1 किसके बराबर होगा, R4 के। किसके बराबर होगा, कैसे, क्योंकि इसका मीडियम μ1 है, इसका भी क्या है μ1 है। दूसरा, एंगल R1 किसके बराबर होगा, एंगल I2 के। देखो ना, दोनों का मीडियम क्या सेम है ना। और एंगल R2 किसके बराबर होगा, एंगल I3। ठीक है भैया, चलो फोर फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात करूं मैं, फोर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, फोर फर्स्ट रिफ्रैक्शन।
अगर पहले रिफ्लेक्शन की बात करूं तो पहला रिफ्लेक्शन कहां से हुआ, 1 से 2 में। कहां हुआ है, 1 से 2 में हुआ है। लाइट कहां आ रही है, एक मीडियम से 2 में आ रही है, तो इसे लिखे μ12। और क्या लिखोगे, μ2 अपॉन में म्यू, या साइन आई अपॉन में साइन I1 अपॉन में, हाँ ये लिख सकते हो। सेकंड रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। सेकंड रिफ्लेक्शन का हुआ है 2 से 3 में हुआ है, यानी लाइट का ये 2 से 3 में आई है। इसको क्या लिखते हो, μ3 अपॉन में μ2, या साइन I2 अपॉन में, ये लिख सकते हो। तीसरा रिफ्लेक्शन, 3 रिफ्लेक्शन हुआ है, थर्ड रिफ्लेक्शन की बात। 3 से कहां हुआ है, थर्ड रिफ्लेक्शन 3 से 1 में हुआ है। 3 से 1 में हुआ है, क्या हुआ, लाइट कहां गई है, 3 से 1 में गई है, यानी μ1 अपॉन में μ3, और साइन I3 अपॉन में साइन R3। ये आपकी पीछे वाली पहली क्वेश्चन थी, ये आगे वाली दूसरी है, और ये वाली क्या है, ऑन मल्टीप्लाइंग ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 1 2 2 3 3 1। क्या हुआ, 1 2 का 2 अपॉन में μ2 अपॉन में μ1, इसकी वैल्यू क्या थी, μ3 अपॉन में μ2, इसकी वैल्यू क्या थी, μ1 अपॉन में μ3। या आप आगे लिख सकते हो साइन I1 अपॉन में साइन R1 इंटू में साइन I2 अपॉन में साइन, और साइन I3 अपॉन में R3, ये लिख सकते हो। अभी मैंने आपको बताया ये तो वैसे दिख रहा है, तो ऑलरेडी मैंने कई एंगल बराबर कर रखे, जैसे I1 किसके बराबर था, इसके बराबर था, ये इसके बराबर था। I2 जो था वो किसके बराबर था, I3 के, सॉरी ना कट गया, हाँ जा सब कटना है, कौन आएगा आंसर, ठीक है, तुमने दिमाग नहीं लगाना, हो गया। अरे डायग्राम क्या देख रहा है, क्या दिमाग लगाना है इसमें, पता ही जब बनाना तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है भैया, सब कट गया एक दूसरे से, कट के क्या आ गया, मतलब कहने का मतलब है, चाहे कितनी भी सरफेस से रिफ्रैक्शन हो, अगर लाइट उसी मीडियम में वापसी आती है, तो भैया सारे का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट क्या आना है, 1 आना है। समझ गए, तो इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं, इसकी डेरिवेशन भी आ रखी है बिल्कुल सेम ऐसी। ठीक है, अब जो टॉपिक आ रहा है वो है अभी आपका रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ। अब आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान है। इसके लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए मैथ्स की, कि भैया अगर एंगल छोटा होता है तो उस केस में आप थीटा को साइन थीटा और टेन थीटा दोनों ले सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अगर एंगल छोटा है तो, फॉर स्मॉल एंगल। और फॉर स्मॉल एंगल आपका बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पता नहीं बता, एंगल छोटा होता तो बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होते हैं, खैर इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं ज्यादा घुमा के बात नहीं करूंगा, इतना ध्यान रखना है कंसेप्ट जो बताने आ रहा हूं उसे ध्यान रखना। कुछ कंसेप्ट यूज हुए, पहले टॉपिक का नाम है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। देखिए, कई बार आपको लगता होगा किसी के गांव में साफ तालाब होगा, एकदम साफ, एकदम पानी एकदम क्लियर होगा, उसके अंदर अगर मछली देखोगे तो बड़ी ऊपर दिखती है कि बड़ी मछली बड़ी ऊपर है, लेकिन जब मछली की तलाश में आता तो एक्चुअली में बहुत गहराई में होती है मछली। ठीक है, आपको आभास ये हो रहा है कि मछली ऊपर है, लेकिन मछली एक्चुअल में क्या है, बहुत नीचे होती है। चलो तालाब नहीं देखा, ठीक है, तो मैं घर के रास्ते के आता हूँ, बड़ा सा टब होगा, पानी भरना, पानी भर करके टब में 5 का सिक्का डाल देना है, कुछ भी डाल देना। ठीक है, अगर आप साइड से देखोगे ना तो सिक्का आपको ऊपर दिखेगा थोड़ा सा, है ना, तो एक्चुअल में उसकी रियल डेप्थ अलग है और एपरेंट डेप्थ क्या है, अलग है। जो आपका महसूस हो रहा है उसको एपरेंट डेप्थ है, जो एक्चुअल डेप्थ है वो होता क्यों है, होता क्यों है बेटा, हंसी क्यों आ रही है बेटा, मैं तो हंस रही ना, तो भी देख रहे हो यार। चढ़ के देख के हंस रहे हैं वो तो, क्यों, बोले ऐसे यार, नो बोल भाई, बता रहे हैं तो। अंकित का वो सुनता नहीं,
प्रॉब्लम ज्यादा तो मैं रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। देखिए ये है बाल्टी, ठीक है, तेरे घर का टब है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा प्यारा टॉपिक है, और मैं जैसे कराने जा रहा हूँ उसी तरीके से ध्यान रखना, तो आपको बहुत आसान रहेगा, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस मेथड से। ये टब भरा हुआ पानी से, टब में पूरा पानी भरा हुआ है, इसके अंदर है 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का इस टब के अंदर। अब लाइट जो आ रही है, रे जो आती है, वो कुछ इस तरीके से आती है, रे ऐसे आती है सीधी, ऐसे आई सीधी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया अगर सीधी आई और सीधी वापसी आए तो आपको सिक्का ना तो इधर से दिखेगा, सिक्का ना तो आप इधर से देख सकते हो ना इधर से देख सकते हो, लेकिन आपको पता सिक्का दिखता है, तो मतलब कुछ रेस जो होती है वो यहां से भी आती है ना। एक्चुअल में क्या होता है, सिक्का जो होता है, सिक्के पे जब रे टकराती है तो रे जो होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, फैल जाती है, ठीक है, ठीक है। तो रे क्या होती है, यहाँ पर जो रे आई थी, बंडल आया था रे का, ठीक है, उसमें से कुछ रे क्या हुई, ऐसे 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 डाइवर्ट हो गई, ठीक है, तभी आपको इस लोकेशन से सिक्का दिख पाता, नहीं तो सिक्का कभी दिखता ही नहीं आपको, केवल आपको यही इसी लोकेशन से सिक्का दिखता, यहीं से आप देखते ऊपर से, तभी आपको सिक्का दिखता अगर रे ऐसे आती और ऐसी वापसी चली जाती। लेकिन हमें पता है आपको सिक्का यहाँ से भी दिखता है और यहाँ से भी दिखता है, इसका मतलब रे यहाँ से भी आई है, समझ गया। और कोई चीज आपको कब दिखती है, जब उस पर प्रकाश टकराए और प्रकाश टकराकर आपके नेत्र की तरफ आए, है ना, यही कंडीशन होती है दिखने की। ये टब है, टब बेकार बना है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी क्या हुआ कि लाइट जो है, अब लाइट की मैं ज्यादा किरण की बात नहीं करूंगा, मैं एक ही किरण की बात करूंगा, वो ऐसे आई और इस पॉइंट पर जहां पर आई है ना, ऐसे ऐसे आई है वो, ऐसे बहुत सारी रेज होती है, मैं एक ही बात करूँ, यहां पर मीडियम चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, और मीडियम चेंज हुआ तो भैया आपको पता भी है मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पर एक नॉर्मल कह दीजिए, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल किस कलर का है, इस कलर का कर दीजिए, यहाँ पर मीडियम चेंज हुआ तो यहाँ पे नॉर्मल कह दीजिए, और आपकी लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है, कहाँ जा रही है, ये डेंसर से आ रही है ना, और डेंसर से रेयर जा रही है, डेंसर से रेयर जाएगी तो कभी नॉर्मल से दूर हटेगी, ये इस तरीके से दूर हटेगी, ठीक है भैया। तो ये एंगल क्या है भैया, आई है, और ये एंगल क्या है, आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा देखिए, जो पहले, अच्छा इस रे के साथ क्या आ रही थी, ये जो रे आ रही थी, ये रे तो खाली थी, ये रे क्या थी, लेकिन ये जो ये वाली रे आ रही है ना आपकी, इसके साथ इमेज है किसकी, सिक्के की। पहले सिक्के की इमेज इस डायरेक्शन में आ रही थी, लेकिन अब वो उसका रिफ्लेक्शन हुआ लाइट का, और अब रे क्या हुई, जिसके साथ इमेज आ रही है वो इस डायरेक्शन में आएगी। अब आपको सिक्का ऐसे नहीं दिखेगा, अब सिक्का आपको इस डायरेक्शन में दिखेगा, समझ गया। तो जो आपकी रे इमेज लेके आ रही थी उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, और अब आपका सिक्का वो कुछ इस डायरेक्शन में दिखेगा, तो किस डायरेक्शन में दिखेगा उसके लिए आप पाथ को रिट्रेस कर लीजिए, यहां दिखेगा, ठीक है। सिक्का इतना ऊपर दिखेगा, यही गलती करते हो आप सोचते भैया सिक्का तो ऊपर है, और हाथ डाल देते हो, आपका हाथ क्या होता है भैया, बाजू गीली हो जाती है, ठीक है। ये आई है तो एंगल भी क्या होगा, आई होगा, ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा। इसको मैं थोड़ा, ये ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा मैं अच्छे से कर दे रहा हूं, यहाँ को, नाम लिख देते हैं भैया, ए बी, ये इस पॉइंट का सी, और ये क्या हुआ डी, बन गया डायग्राम। अब देखिए कितने प्यार से मैं डेरिवेशन करूंगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पर ये है भैया, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं? ये है आपकी रियल डेप्थ जिसको हम लिखते हैं एक्स है, एक्स है आपकी रियल डेप्थ, और ये वाई है, ये क्या होगी भैया, एपरेंट डेप्थ,
और ये ध्यान रखना फॉर स्मॉल एंगल, यहाँ पे कंसेप्ट लिख रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है। फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल, अगर मैं एंगल की बात करूं तो थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर भी होता है और टैन थीटा के बराबर भी होता है। ठीक है, समझ गया? तो भैया अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, लॉ फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल एट पॉइंट ए पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगा। अच्छा, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू है, और बाहर जहां पे लाइट आ रही है उसका क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि ये रहा बाहर। समझ गया भाई? ये म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए स्नेल्स लॉ फॉर स्मॉल एंगल क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। छोटे एंगल के लिए साइन नहीं लगाते आप, ठीक है, लेकिन छोटे एंगल को अपने हिसाब से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसके साथ साइन भी लगा सकता हूँ और टेन भी लगा सकता हूँ। मैं 10 लगाऊंगा क्योंकि आपकी वो डेरिवेशन बहुत प्यारी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो क्या होगा? म्यू 1 और 10 आई और म्यू 2 10 आ गया। स्नेल्स लॉ फॉर स्मॉल एंगल। म्यू 1 क्या है? चलो वैल्यू रखते हैं। म्यू 1 की वैल्यू क्या है? म्यू। और 10 क्या होता है भैया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आई का परपेंडिकुलर क्या है भैया? ए बी, और बेस क्या है भैया? बी डी। परपेंडिकुलर क्या है भैया? ए डी, ए बी, और बेस क्या है आपका? बी डी। और म्यू 2 क्या है भैया? दूसरे मीडियम का रिफ्लेक्टिव क्या है? यहाँ पे लाइट आ रही है 1, और 10 आ लिखना, तो उसका परपेंडिकुलर क्या होगा भैया? ए बी, और बेस क्या होगा भैया आपका? बी सी। ए बी से ए बी क्या होगा? कैंसिल। तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी? बी डी अपॉन में बी सी। बी डी क्या है बच्चा? बी डी है आपका रियल डेप्थ, और बीसी क्या है आपका? एपरेंट डेप्थ। तो ये क्या हुआ? रियल डेप्थ, और ये क्या हुआ? एपरेंट डेप्थ। म्यू की वैल्यू है। ठीक है भैया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी लिक्विड का जिसके अंदर आप मछली को ऊपर देख रहे हो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ। ठीक है भैया? डेरिवेशन एक प्यारी, बहुत प्यारी डेरिवेशन। ठीक है भैया? पूरा खत्म हो गया डेरिवेशन। आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगली क्लास में, मतलब कल की क्लास में सुबह मॉर्निंग में। तो फिर टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।